मैथोलिक चैनल। आज का टॉपिक है व्हेन सीएफ इज नोन। तो व्हेन सीएफ इज नोन में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो आप इसका मतलब समझिए कि क्या लिखा हुआ है। व्हेन सीएफ इज नोन इसका मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको क्या है, पता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको पता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने निकालना सीखा है ऑलरेडी। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बेसिकली आपका क्या होता है, जो आपकी वैल्यू होती है y की एट c यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑलरेडी पता है। ऑलरेडी पता है का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू है वो आप किसी भी केस के थ्रू, अगर वो केस आपका सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इतना फिक्स होगा। अगर आपका केस ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये वाला फिक्स होगा। इस हिसाब से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को पहले से ऑलरेडी टेक कर लेते कि हाँ ये आपका केस सेटिस्फाई हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका ये होगा। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला केस सेटिस्फाई होगा, तो ये वाला केस सेटिस्फाई होने के लिए हमको सबसे पहले एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो याद करनी पड़ेगी, ताकि आप क्वेश्चन को उसमें कंपेयर कर पाओ और वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर पाओ, क्योंकि आपको केस में वो वैल्यूज रखनी होंगी एंड देन इट विल बी इक्वल टू जीरो, देन इट मीन्स इट इज सेटिस्फाइड। अगर जीरो के बराबर नहीं आता है तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो आई होप आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन केसेस कैसे लेके आएंगे, वो केसेस कैसे लेके आएंगे हम उसके बारे में। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर। यहाँ से आप कंपेयर करके निकाल सकते हो। डी वाई अपॉन डी एक्स के बगल में कुछ लिखा है तो वो आपका पी हो जाएगा, y के बगल में कुछ लिखा है तो वो q हो जाएगा, और इक्वल टू यानी कि RHS साइड में जो लिखा है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका r हो जाएगा। अब देखते हैं कि आपके केसेस कैसे अराइज होते हैं। तो केसेस अराइज होने के लिए हमें दो चीजें लेट करनी पड़ेगी। हम दो तरीके से केसेस को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप मान लीजिए कि y की वैल्यू किसके बराबर है, e की पावर mx के बराबर है। y की वैल्यू किसके बराबर है, e की पावर mx के बराबर है। अब आपकी वैल्यू e की पावर mx के बराबर है तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको पहले तो हम लिख लेते हैं y डबल डैश। लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन है, y डबल डैश लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस p y डैश हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, q y इक्वल्स टू r हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, आपकी जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू e की पावर mx, इसमें क्या चाहिए, y डबल डैश चाहिए, y डैश चाहिए। तो y तो आपके पास आ गया है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे y डैश चाहिए। तो y डैश की वैल्यू निकाल लो, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आपके पास आ जाएगा m e की पावर m। निकाल लो तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर नहीं हाँ m स्क्वायर e की पावर mx। ये आपके पास y डबल डैश आ गया। अब ये तीनों वैल्यूज को आपको कहाँ पुट करना है, इसमें पुट कर देना है। इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आएगा m स्क्वायर e की पावर mx प्लस p m e की पावर mx प्लस q और e की पावर mx। r को हम मानेंगे क्या, r को हम ले लेंगे जीरो इन दिस, क्योंकि हमें केस को क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है। तो r को जीरो मानेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, यहाँ से क्या क्या कॉमन ले सकते हो आप, e की पावर mx को कॉमन ले सकते हो, और यहाँ पे क्या बचेगा, m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो। अब आपने y की वैल्यू को e की पावर mx माना था, इसीलिए हम इसको तो इक्वेट टू जीरो नहीं करेंगे बट इसको इक्वेट टू जीरो करेंगे। आई होप इतना आपने लिख लिया होगा। तो हम इसको इरेज करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इसको आगे सॉल्व करने वाले हैं। अब आपके पास क्या आ गया, m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर आप डिडक्शंस करते हैं तो आपके अलग अलग केसेस अराइज होते हैं। ये वैल्यू आपकी कब आई है, जब आपकी y की वैल्यू क्या है, e की पावर mx है। y की वैल्यू क्या है, e की पावर mx है। इसमें अगर आप डिडक्शंस करते हैं तो उन डिडक्शंस को हम देखते हैं। डिडक्शंस करेंगे आप, तो डिडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं m को क्या रख के देखते हैं, हम m को 1 रख के देख लेते हैं। तो m इक्वल्स टू अगर आपका 1 रहेगा तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस पी एम यानी कि p प्लस q इक्वल्स टू जीरो। 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो होगा तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, इसको हम y1 लेते हैं क्योंकि कंप्लीट सोल्यूशन y होता है। y1 इक्वल्स टू e की पावर m यानी कि 1 है तो यहाँ पे x,
तो आपके पास केस ये वाला अराइज होता है जब आप यहाँ पे 1 रख देते हो सब जगह, तो 1 प्लस पी प्लस क्यू, यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म से आप p और q निकाल के इसमें रखेंगे और वैल्यू अगर आपकी 0 आती है तो y1 यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, e की पावर x होगा। नंबर 2 हम -1 रख के देखते हैं, m इक्वल्स टू -1, तो -1 का स्क्वायर +1 ही होता है, यहाँ पे -p हो जाएगा, यहाँ पे +q है इक्वल टू 0। अगर आपकी ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे e की पावर -x, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। ठीक है, एक और केस हम देख लेते हैं। हमारा एक केस है जिससे हमने ये 2 इंपॉर्टेंट केसेस अराइज किए हैं, इसमें आप वैल्यूज रखोगे तो आपकी कहीं ना कहीं अगर सेटिस्फाई होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये होता है। अब एक और चीज बता देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है वो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस मेथड, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस मेथड होता है y इक्वल्स टू v मल्टीप्लाइड बाय y1। अब y1 को बहुत सारे लोग u भी लिखते हैं, तो आप इससे भी कंफ्यूज मत होइएगा, इसको u भी मान सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन u इंटू v। तो अब आपके पास u तो आ गया, v कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे, लेकिन पहले u और भी केसेस देख लेते हैं, u के और भी केसेस क्या क्या है। y की वैल्यू को क्या मानना है, y की वैल्यू को मानना है आपको x की पावर m। इससे आप y डैश निकाल लोगे, यानी 1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y विच इज m x की पावर m -1। ठीक है, अब आपको और क्या करना है, अब आपको क्या निकालना है, y डबल डैश निकालना है। तो y डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी m -1 और x की पावर m-2, ये हो जाएगी। अब ये तीनों वैल्यूज को हम रखेंगे आपके इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, m-1 x की पावर m-2 प्लस p y डैश है m x की पावर m-1 प्लस q y की वैल्यू है x की पावर m इक्वल्स टू 0। अभी हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आपकी जो सबसे, ये देखो x की पावर m को हम ब्रेक करके लिखते हैं, m-1 x की पावर m-2, x की पावर m-2 प्लस p m x की पावर m-1 को क्या लिख सकते हैं, m-2 प्लस 1 लिख सकते हैं, प्लस q x की पावर m-2 प्लस 2 ऐसा लिख सकते हैं हम। तो इसमें आप देखो सबसे छोटी पावर होती है m-2 तीनों में, तो आप x की पावर m-2 को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने ले लिया x की पावर m-2 को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, m-1 प्लस p m x प्लस q x स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या आ गया, अगर आप m x की पावर m-2 को 0 नहीं ले सकते तो आप इसको 0 इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको 0 इक्वेट जब हम करेंगे तब आपके पास क्या होगा, ये केस आ जाएगा, और इस केस में अगर आप m की वैल्यू 1 रखते हैं, m की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी 1 - 1 से 0 हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी p x, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी q x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दोनों में से x है, एक x को कॉमन लेके हम बाहर कर सकते हैं, तो p प्लस क्यू एक्स इक्वल्स टू 0। कब, जब आपकी m की वैल्यू 1 थी, यानी कि y1 क्या हो जाएगा आपके पास, x की पावर 1 हो जाएगा, है ना, यानी कि x अकेला हो जाएगा। तो आपके पास ये केस आता है जब आपकी x की वैल्यू, जब आपकी जो u की वैल्यू है वो क्या है, x है। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये 3 इंपॉर्टेंट केसेस है जाता है। अब हम शॉर्ट में देख लेते हैं कौन कौन से केसेस आपके हैं। वैसे तो आपको याद ही करना है, बट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको समझा दिया ताकि आप इन फ्यूचर कंफ्यूज ना हो कि केसेस हमारे आते कहाँ से हैं। u इक्वल्स टू e की पावर x होता है जब 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करता है। दूसरा 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 अगर सेटिस्फाई करता है तो u की वैल्यू क्या होती है, e की पावर -x होती है। और थर्ड इंपॉर्टेंट क्या होता है, थर्ड इंपॉर्टेंट होता है p प्लस क्यू एक्स, अगर 0 सेटिस्फाई करता है तो u की वैल्यू आपकी
x होती है। दीज आर थ्री वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्या हैं केसेस हैं। इन केसेस के थ्रू आप इस मेथड को चेक कर सकते हो कि हम इस क्वेश्चन में ये मेथड लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे अगर आप P और Q अगर आप गलत फाइंड आउट करते हो तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म आपको अच्छे से याद रखना है कि y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं होता है, प्लस dy अपॉन डी एक्स के बगल में p होता है, प्लस y के बगल में q होता है और इक्वल्स टू में r होता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब हम इसको इरेज करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप p की वैल्यू निकाल लेंगे। p की वैल्यू आपकी है -2 - 1 अपॉन x। जब हम x को डिवाइड करेंगे तो ये x के नीचे, इसके नीचे x आ जाएगा, इसके नीचे x आ जाएगा, इसके नीचे x आ जाएगा और इसके नीचे x आ जाएगा। यहाँ से x हट जाएगा तो ये वाला x से कैंसिल, ये वाला x कैंसिल। बेसिकली आपके पास क्या बचेगा -2 - 1 अपॉन x, 1 - 1 अपॉन x और r की वैल्यू आपके पास क्या है 0 है। यहाँ से हम केस लगाएंगे 1 + p + q। देखो आपके पास 1 + p + q इक्वल टू 0 हो रहा है। 1 + p की वैल्यू है -2 - 1 अपॉन x, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस q की वैल्यू है 1 - 1 अपॉन x इक्वल टू 0, प्लस -1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x और ये दोनों 1 1 2 हो जाएंगे और 2 - 2 0 हो जाएगा। तो इससे आपके पास वैल्यू क्या आ गई सेटिस्फाई हो गई। वैल्यू सेटिस्फाई होने के बाद आप u की वैल्यू इजीली लिख सकते हैं e की पावर x। ये आपकी फिक्स हो गई है u की वैल्यू। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है y इक्वल्स टू u इंटू v। तो आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो गया e की पावर x इंटू v। v फाइंड करने के लिए आपको एक इक्वेशन याद करनी है। वो इक्वेशन क्या होती है, दैट इक्वेशन इज d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस p प्लस 2 अपॉन u du अपॉन dx dv अपॉन dx डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 2 अपॉन u du अपॉन dx dv अपॉन dx इक्वल्स टू r अपॉन u। ये इक्वेशन होती है आपकी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं हम, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें p की वैल्यू r की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस p की वैल्यू आपने रख दी -2 और प्लस 1 अपॉन x। ये हो गई p की वैल्यू और प्लस 2 अपॉन u यानी कि e की पावर x और du अपॉन dx होता है e की पावर x अगेन और dv अपॉन dx और इक्वल्स टू r की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। e की पावर x से e की पावर x कैंसिल और प्लस 2 से -2 कैंसिल। तो आपके पास अब क्या आ गया स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dv अपॉन dx इक्वल्स टू 0। हम क्या करते हैं यहाँ पे दोनों डेरिवेटिव्स के फॉर्म में हम एक डेरिवेटिव को क्या मान लेते हैं, कोई वेरिएबल मान लेते हैं। तो मान लेते हैं हमने dv अपॉन dx को कोई एक वेरिएबल मान लिया, हम इसको z मान लेते हैं। अब जब आप इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमने इसी का ही डिफरेंशिएशन किया है फिर से। अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यूज को हम रख देंगे इसमें इक्वेशन में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स जेड इक्वल्स टू 0। तो देखो z के साथ आपके पास dz है, x के साथ आपके पास dx है। आप वेरिएबल सेपरेशन इसमें इजीली लगा सकते हो, इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो dz अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस जेड अपॉन एक्स और x को dx को यहाँ ले आते हैं, z को यहाँ ले जाते हैं तो dz अपॉन z हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x हो जाएगा। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन जब आप लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन जेड का हो जाएगा log z इक्वल्स टू माइनस log x और प्लस कांस्टेंट ले लेते हैं प्लस log c1। तो आपके पास क्या आ जाएगा फाइनली, तो log z प्लस log x इक्वल्स टू log c1 और log m प्लस n क्या होता है, log m इंटू n होता है इक्वल्स टू log c1। दोनों तरफ log है तो log से log कैंसिल हो जाएगा। x z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा c1 आ जाएगा और z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा c1 अपॉन x आ जाएगा। z की वैल्यू आपके पास क्या थी, dv अपॉन dx थी। तो dv अपॉन dx इक्वल्स टू z। तो हम क्या करेंगे c1 अपॉन x में इन दोनों में अब हम क्या करेंगे वेरिएबल सेपरेशन लगाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा
dv अपॉन dx इक्वल्स टू c1 अपॉन x। dx को यहाँ लेके जाते हैं तो dv इक्वल्स टू c1 dx अपॉन x हो जाएगा। और यहाँ से आप वेरिएबल सेपरेशन जब आप लगाएंगे तो वेरिएबल सेपरेशन आपने लगाया, यहाँ इंटीग्रेशन आ गया तो आपके पास ये v हो गया और ये क्या हो गया c1 log x हो गया, c1 log x हो गया। ये v की वैल्यू आ गई। कंप्लीट सॉल्यूशन जब आप रखेंगे तो u इंटू वी आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय c1 log x। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कांस्टेंट ले लीजिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लीजिए। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपने ले लिया c2 हो गया, तो ये हो गया प्लस c2। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। ये आपकी y की वैल्यू है। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? ये आरजीपीवी में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आता है ये क्वेश्चन। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, बट मेथड आपको समझ में आ गया है, तो आई होप आपको सब समझ में आ ही गया होगा। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा टॉपिक वाइज ही चल रहा है प्रॉपर। CF इज नोन मेथड आज हमने कवर किया है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसके बाद वाला मेथड। तो देखते हैं क्या होता है। और अगर ये वीडियो बहुत लेंथी होगी तो मैं इसको 2 पार्ट्स में अपलोड करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।